आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सेट के सभी क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो आरएफआई और आरसीएफ है वो किसके द्वारा उधार दिया जाता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे उधार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ प्राइस। क्या ये सही है? जब NEER नीर में बढ़ोतरी होती है उससे रुपए का भी मूल्य बढ़ता है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं। एन इंक्रीज इन रियल एक्सचेंज रेट रीर इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा रीर में बढ़ता है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ता, इम्प्रूव नहीं होता। उससे क्या होता है कि ट्रेड जो होता है इम्प्रूव नहीं होता रीढ़ के बढ़ने से, और बेकार हो जाता है, ट्रेड घट जाता है, व्यापार घट जाता है। एन इंक्रीज ट्रेंड इन अ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशंस इन अदर कंट्रीज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन द नीर एंड रीर। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है कि बिजनेस कम हो जाता है। अगर पैसा बढ़ेगा तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इससे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब बिजनेस घट रहा है। तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे देते हैं। विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बिल्कुल गलत बात है। अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो आरबीआई सिक्योरिटी को खरीदती नहीं है, बेचती है। इफ द रुपीज इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग द आरबीआई इज लाइक टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। जब रुपीज की वैल्यू गिरती है तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर को बेचता है मार्केट में। बिल्कुल सही है। अगला, if interest rate in a USA or European Union will fall, that is likely to induce RBI to buy dollars। जब भी इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर्स खरीद लेगा, क्योंकि डॉलर्स का रेट सस्ता होगा तो डॉलर्स को खरीद लेगा उसी समय। तो ऑप्शन 2 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With the reference to G20 common framework, consider the following statement. It is an initiative endorsement by the G20 together club with the Paris club। तो ये बिल्कुल सही है। जो स्टार्ट हुआ था G20 फ्रेमवर्क पेरिस क्लब से ही शुरू हुआ था। इट इज एन इनिशिएटिव सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद द अनस्टेबल डेब्ट। तो ये लो इनकम कंट्री को सपोर्ट करता है। G20 बनाया गया है गरीब देशों के लिए। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका हो जाएगा बोथ, 1 और 2 दोनों करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। आईआईबी के क्या क्या फायदे हैं? तो आईआईबी के सबसे पहले फायदे हम देखेंगे। पहला फायदा है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीस। गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइस को घटा सकता है। ये बिल्कुल सही है, आईआईबी में गवर्नमेंट प्राइस को घटा सकता है। दूसरा, आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। क्या करता है आईआईबी, क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। किसको, जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर पैसा डूब गया तो जितना पैसा लगाया था उतना पैसा मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। नहीं, टैक्स लगता है। जब कई बार हम आईआईबी बॉन्ड्स के द्वारा एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, इसमें बोल रहा है नहीं टैक्स लगता, लगता है लेकिन टैक्स। अगला क्वेश्चन देखो। विद द रेफरेंस टू फोरन ऑन ई कॉमर्स
firms operating in India, which of the following statement are correct? They can sell their own good addition to offering their platform as a marketplace. क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अपने मार्केट प्लेस पे वो अपना गुड्स नहीं बेच सकते। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी अगर अपने मार्केट प्लेस पे बेचने लग जाएगी गुड्स, तो सारे छोटे शॉपकीपर कहाँ बेचेंगे? वो अपना उनसे सामान कौन खरीदेगा? तो ये अपने आप नहीं बेच सकते सारा सामान। दूसरा, द डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। क्या जो बेच सकते हैं वो लिमिटेड होता है? जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं बिग सेलर, वो लिमिटेड सामान ओनली 20% बेच सकते हैं। कितना बेच सकते हैं? 20% बेच सकते हैं। ये याद रखना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा ओनली 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? रियल सेक्टर किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर, जो खेती करते हैं उसे हम रियल सेक्टर कहते हैं। तो रियल सेक्टर क्या है? फार्मर्स है, बिल्कुल सही है, ये भी रियल सेक्टर में आएगा। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, कपड़ा जो कॉटन होता है वो भी पेड़ से ही आता है कॉटन, ये भी रियल सेक्टर में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा। कमर्शियल बैंक, ये बैंक नहीं आता रियल सेक्टर में, आपको पता ही होगा। ठीक है, बैंक जो है ये फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट भी कंपनी थोड़ा ना आएगा, किस खेती में कंपनी कहाँ से आ गई? तो दो चीज हो गई, फार्मर हो गया, टेक्सटाइल मिल, रो कॉटन, कॉटन जो हो गया वो आता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली सही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is best reflect indirect transfer often taken about in media recently with the reference to India? इनडायरेक्ट ट्रांसफर किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसफर किसे कहते हैं? अ फॉरेन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी जो अपना शेयर ट्रांसफर करती है इंडिया से दूसरे जगह पे। ठीक है, फ्रॉम इंडिया, जब किसी कंपनी का जो शेयर्स है, मान लो कोलगेट का शेयर इंडिया में है, इंडिया में कोलगेट कंपनी है, वो अपना जितना भी शेयर है पैसा ट्रांसफर कर लेती है यूएस में, अपने देश में, तो उसे हम कहते हैं अ फॉरेन इनडायरेक्ट ट्रांसफर। उसे क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। With the reference to the expenditure made by organization or a company, which of the following statement is are correct? ठीक है, अब पूछा है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या जो नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? बिल्कुल सही बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए हो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। अब पूछा है डेप्ट फाइनेंसिंग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल सही बात है, डेप्ट फाइनेंसिंग भी, डेप्ट जो उधार लेते हैं लंबे समय के लिए लेते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। क्यों? क्योंकि इक्विटी भी जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। With the reference to the Indian economy, consider the following statement. A share of household financial saving goes toward government borrowing. जो फाइनेंशियल सेविंग जो होता है क्या वो गवर्नमेंट बोरोइंग के पास जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सेविंग होता क्या है, ये पता होना चाहिए हमको। जो फाइनेंशियल सेविंग किसे कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम हाउस होल्ड फाइनेंस, जो होते हैं जितने भी, जैसे कि म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? क्या गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में जाते हैं, गवर्नमेंट के पास रहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात, ये गवर्नमेंट उधार इनको ले सकता है और दे सकता है। तो गवर्नमेंट बोरोविंग्स में से आते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारे हो गए। जैसे कि बैंक में पैसा डिपॉजिट किया आपने, ठीक है, इंश्योरेंस लिया आपने किसी भी प्रकार का। अगला है डेटेड सिक्योरिटी इशू एट मार्केट रिलेटेड रेट्स ऑक्शन फ्रॉम लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, डेटेड सिक्योरिटी मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये 5 से 30 साल के लिए होती है। कितनी होती है?
5 साल से 30 साल के लिए बीच में लिया जाता है। कोई भी चीज़ का ऑक्शन होता है तो ये इंटरनल डेब्ट होता है, घाटे का सौदा होता है, ठीक है, ये इंटरनल डेब्ट में आता है, डेटेड सिक्योरिटी इंटरनल डेब्ट होता है। तो इसमें ये ऑप्शन भी हमारा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है परसुएंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट 1971 पास। बिल्कुल सही है, एच.एन. सन्याल कमेटी जो आई थी 1971 में आई थी, ये बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट फॉर देमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, वो अगर कोई गलत फैसला लेते हैं तो वो अपने आप को पनिश भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तीसरा, द Constitution of India civil contempt defines civil contempt and criminal contempt। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों ये सिविल कंटेम्प्ट और क्या है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये दोनों चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 गलत हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रखा है, डिफाइन ही नहीं कर रखा कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन सा है और सिविल कंटेम्प्ट कौन सा है। अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। In India, Parliament invested with the powers to make laws on contempt of court। बिल्कुल पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 4 किसमें है, ऑप्शन सेकेंड वाला, इसमें ये सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, with the reference to India consider the following statement। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर जो होते हैं, लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट, उसे एडवोकेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स आर पेटेंट टू अटॉर्नी जनरल आर एक्सक्लूडेड। क्या अटॉर्नी जो होते हैं, लॉयर पेटेंट अटॉर्नी होते हैं, क्या उनको निकाल दिया जाता है? तो ये बिल्कुल गलत बात है, उन्हें निकाला नहीं जाता है, वो अपनी डिग्री को गिव अप कर देते हैं। जब वो क्रिमिनल लॉयर बनते हैं तो उनको अपनी डिग्री छोड़नी पड़ती है, ठीक है, सॉरी पेटेंट अटॉर्नी बनते हैं तो उनको डिग्री छोड़नी पड़ती है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, निकाला नहीं जाता उन्हें, वो अपनी डिग्री खुद से छोड़ते हैं, जिसे सेनाड कहते हैं। अगला ऑप्शन है बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कॉलेज। बिल्कुल सही बात है, बार काउंसिल के पास पावर होता है, ठीक है, वो रूल्स बना सकते हैं किसके लिए, लीगल एजुकेशन के लिए, कानूनी एजुकेशन के लिए, कॉलेज भी बना सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ओनली 2 हमारा सही होगा। अब अगले बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, अ बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बिल को जरूरत होती है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की? नहीं, जो नॉर्मल बिल होते हैं उसमें किसी भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड in the President of India to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his her assent। तो अपना क्या कहते हैं कि एसेंट देना ही पड़ेगा। अगर कोई अमेंडमेंट बिल आता है प्रेसिडेंट के पास तो उसको पास करना ही पड़ेगा, उसे परमिशन देनी ही पड़ेगी। क्या सही बात है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होता, उन्हें पास करना ही पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड by both Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision for the joint setting। बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे joint setting हो, ये मस्ट भी पास हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, consider the following statement, the constitution of India classify minister into ranks, cabinet minister, minister of state, independent charge, minister of state and deputy minister। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इन चारों के बारे में बताता है? बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चारों के बारे में नहीं है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन इसमें कई सारे 1-2 मिनिस्टर ऐसे हैं जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताता। तो पहला पॉइंट हमारा गलत है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन अ यूनियन गवर्नमेंट,
ठीक है। इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शॉल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, 15% से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? यूनियन गवर्नमेंट में। तो हमारा दूसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की कौन सी एक्सक्लूसिव पावर्स है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। केवल लोकसभा के पास पावर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लोकसभा के पहला पॉइंट क्या है? टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कौन करता है? देखो, ये तो इमरजेंसी का डिक्लेरेशन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो भी लोकसभा राज्यसभा किसी के द्वारा भी भेजा जा सकता है। तो ये लोकसभा की पावर नहीं है। हमें लोकसभा की पावर के बारे में बताना है। ये तो तीनों की पावर हो गई। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए नो कॉन्फिडेंस लगाना, पास करना, ये लोकसभा के पास ही पावर है, क्योंकि मिनिस्टर तो लोकसभा के मेंबर ही होंगे जो पार्टी में होंगे। तो वो अपने पार्टी के लोग ही अपने पार्टी पे नो कॉन्फिडेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या इम्पीच लोकसभा ही करती है? नहीं, राज्यसभा भी इम्पीच कर सकती है, लेकिन हमें ओनली लोकसभा के बारे में बताना है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 ओनली सही होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। With the reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The law specified that nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. ये cannot कहाँ से आ गया? ये तो ज्वाइन करना पड़ता है। अगर आप राज्यसभा में अगर शामिल होना चाहते हैं, लोकसभा किसी मिनिस्टर या किसी पोस्ट पे आते हैं, तो आपको किसी भी पार्टी में आपको 6 मंथ के अंदर में ज्वाइन होना होता है। इसमें तो कैन नॉट लिखा है, तो ये गलत है। इसमें कैन मस्ट भी ज्वाइन होना चाहिए, तो ये हमारा पॉइंट गलत हो गया। कैन नॉट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड any frame within which of the presiding officer has to decide a defection case। ठीक है, does not provide any time frame। क्या उनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं होता? तो ये समझो, जो इनके पास जो होता है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जो इन पे कोई एक्शन लेता है, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम। किसके ऊपर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम नहीं होता कि डिफेक्शन केस में कितना समय लगेगा, कितना, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे जब जाके इस पे केस कर सकते हैं। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ये बिल्कुल सही कहा गया है, ओनली 2 सही है। जब पता चलेगा तभी तो भाई केस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Attorney General of India and Solicitor General are the only officer of the government who are allowed to participate in the meeting in the Parliament of India। तो बिल्कुल गलत है। कह रहे दोनों ही अलाउ होते हैं पार्टी के लिए, नहीं। एसजीआई कभी भी अलाउ नहीं होता। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है कभी भी पार्लियामेंट में नहीं अलाउ होता है। ठीक है, तो ये गलत लिखा है। अटॉर्नी जनरल तो अलाउ होता है, लेकिन एसजीआई को अलाउ नहीं किया जाता। अगला पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया। अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। क्या जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अपना रेजिग्नेशन जब सबमिट करती है, जब गवर्नमेंट जो होता है, जब गवर्नमेंट खत्म होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मन करेगा, तब वो अपना रिजाइन दे सकता है। अगर उसका काम करने का मन नहीं है तो कभी भी रिजाइन दे सकता है। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के खत्म होने पे ही वो रिजाइन दे, उसकी मर्जी है। तो इस ऑप्शन नंबर नाइदर 1 और 2 सही। अगला क्वेश्चन, with the reference to the writ issued by the courts in India, consider the following statement। अब रिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं मेंडावंस। मेंडावंस जो होता है हमारा, किसके लिए होता है? मेंडावंस होता है गवर्नमेंट के लिए, ओनली गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज ट्रस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी।
बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंडामस जो होता है पब्लिक ड्यूटी के लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये प्राइवेट के लिए नहीं होता, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट के लिए नहीं होता। मैंडामस किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए होता है, गवर्नमेंट, सॉरी पब्लिक ड्यूटी मतलब गवर्नमेंट के लिए होता है। अब अगला क्या है? मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे फिर देखो वही बात लिखी है, नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी। ठीक है, और इवन इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है कह रहा है, तो ये गलत पॉइंट है क्योंकि मैंडामस तो गवर्नमेंट के लिए लगाया जा सकता है ना। ठीक है, प्राइवेट के लिए नहीं लगाया जा सकता पर गवर्नमेंट के लिए लगाया जा सकता है। बोल रहा है यहाँ पे विल नॉट लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑल्सो, नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ लगाया जाता है तो ये पॉइंट गलत है। मैंडामस होता है गवर्नमेंट के लिए। और एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशन टू मूव अ कोर्ट टू ऑब्टेन अ रिट क्वाय वारंट। देखो पब्लिक माइंडेड मतलब पब्लिक, गवर्नमेंट के जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर के लिए क्वाय वारंट लगाया जा सकता है। जो बड़े ऑफिसर होते हैं अगर वो काम सही से नहीं करते, वारंट तो आपको पता है पब्लिक को, लोगों के लिए होते हैं जो पुलिस जारी करती है, लेकिन एक पब्लिक भी किसी बड़े ऑफिसर के लिए क्वाय वारंट जारी कर सकती है। तो वारंट से आपको पता चल गया होगा किसी पब्लिक पर्सन के लिए लगाया जा सकता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर हो। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 वाला पॉइंट हम देखेंगे, ये रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए इसमें क्या क्या चीज सही है, क्या क्या चीज गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट। भाई ये जरूरी नहीं है कि अडॉप्ट करें। ठीक है, ये वॉलेंट्री काम होता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करना चाहता तो हम उसके लिए किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते कि हाँ कैंप लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कर सकते किसी के लिए। एज इट एम अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बिल्कुल सही बात है, इसका एम है क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट। देखो इसका एम जो है अचीव यूनिवर्सल हेल्थ है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, ये जरूरी नहीं है कि सभी मेंबर, सभी इंडिया के लोग इसके पार्ट हो। ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। तो आधा सही लिख रखा है, आधा गलत लिख रखा है, ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। तो भाई ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कंट्री में इसे कहीं पे भी लाया जा सकता है, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ओनली 3 होगा। ठीक है, आयुष्मान भारत को कहीं पे भी कंट्री में लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करते हैं। एज पर द रूल प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। ठीक है, द इलेक्शन ऑफ स्पीक डॉक्टर डिप्टी ऑफ स्पीकर सॉल बी सच डेट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ का पॉइंट क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जो डिप्टी स्पीकर होता है, सॉरी स्पीकर जो होते हैं वही हमारा डेट फिक्स करते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, आप लोग देख लेना, आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एरर आ रहा है थोड़ा सा। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर एंड लोक सभा शॉल बी आइदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। तो ये गलत बात है, यहाँ पे ये गलत चीज़ लिख रखी है। देखो यहाँ पे गलती हमें ढूंढना है। जो डिप्टी स्पीकर होता है और लोकसभा होता है वो केवल रूलिंग पार्टी का होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अपोजिशन का नहीं होता, अपोजिशन पार्टी का कभी नहीं होगा। जिसकी पार्टी सरकार में होगी उसी का डिप्टी स्पीकर और लोकसभा स्पीकर जो भी है वो रूलिंग पार्टी का ही होगा, दूसरे पार्टी का नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल हमारा क्या है? गलत पॉइंट है, इसमें हमने गलती निकाल दी, ये रही गलती यहाँ पे। अगला पॉइंट है द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर। बिल्कुल सही बात है, डिप्टी स्पीकर के पास वही पावर होती है जो स्पीकर के पास होती है। अगर स्पीकर छुट्टी पे है तो डिप्टी स्पीकर काम करेगा। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। द वेल स्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसिंग रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर, बिल्कुल गलत पॉइंट है। इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड डूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, जरूरी थोड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ही आके मतलब ज्वाइंट सेटिंग बैठाए, बिना ज्वाइंट सेटिंग के भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल पॉइंट गलत है। इसमें 1 और 3 पॉइंट सही है, तो 1 और 3 फर्स्ट ऑप्शन।
थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, लाइक और शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियो लाने की।